हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कोरम सेंसिंग और बायोफिल्म के बारे में जाना था। ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट टॉपिक था। ये फर्स्ट यूनिट में ही हम बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया के नाम से एक टॉपिक है आपके, दैट इज़ ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? ट्रू बैक्टीरिया। यू का मतलब ट्रू, तो उसका जनरल अकाउंट, अकरेंस यानी प्राप्ति स्थान, मॉर्फोलॉजी उसकी क्या शक्लो सूरत है, उसके बारे में हम इस यूनिट में या यूनिट के इस सेकंड पार्ट में हम जानेंगे। ये जो दूसरा टॉपिक, आज हम बैक्टीरिया के या जीवाणु के बारे में बात करेंगे। आपको बहुत ध्यान रखना है, बच्चे एग्ज़ाम में जब लिखने लगते हैं तो शायद जल्दी में होते हैं, उस चक्कर में जीवाणु और कीटाणु, इनमें बच्चों बहुत ध्यान से आप फ़र्क को समझिए। जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम बोलते हैं जीवाणु। अगर आपने कीटाणु कहीं लिख दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है, जहाँ जीवाणु लिखना था। अगर जहाँ जीवाणु लिखना है वहाँ अगर आपने कुछ और लिख दिया, कीटाणु वगैरह, तो आप थोड़ा सा इसे समझ के लिखें। वन इज़ बैक्टीरिया, जीवाणु, एंड जर्म्स, GERM, जर्म का मतलब होता है कीटाणु। आज हम जीवाणु के जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि जीवाणु कैसे आए सामने, क्या होते हैं, किस प्रकार के ये जीव हैं। तो जीवाणु को आपको हमने हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में बताया था कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से इसको खोजा था और उन्होंने जो टीथ स्कम था उसमें इन एनिमलक्यूल्स को देखा था। याद करिए आप, हमने बात की थी कि ल्यूवेनहॉक ने जब माइक्रोस्कोप में इन्हें देखा तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य किया कि वाकई ये कैसी लाइफ है जो कि एक साथ भी है लेकिन इंडिपेंडेंट भी है। अलग अलग कोशिकाएं हैं और साथ में वो एक साथ स्विम कर रही हैं या तैर रही हैं। दे आर हैविंग मोशन और मूवमेंट है, रादर आई मस्ट से, मूवमेंट है उनमें। तो बैक्टीरिया की जो खोज है वो ल्यूवेनहॉक ने की थी, इसीलिए हम उन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। और इस बैक्टीरिया को अगर आप इस शब्द को देखें, साइंस में जितने आपको तकनीकी शब्द मिलेंगे वो सभी ग्रीक या रोमन डिक्शनरी से आए हैं, लैटिन डिक्शनरी से। तो जो बैक्टीरिया है, ये नाम किसने दिया? जो ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने उसे क्या कहा था? एनिमलक्यूल्स। और उसके बाद में कैरोलस लिनियस ने उनको कहाँ रखा, इस प्रकार के जीवों को जिन्हें एनिमलक्यूल्स कहा जाता था? वर्मीज के अंतर्गत, क्योंकि वॉर्म्स जैसी होती हैं, इनका मूवमेंट बैक्टीरिया का कुछ कुछ कीड़ों जैसा या वॉर्म्स जैसा होता है, इसलिए उन्होंने इसे वर्मीज ग्रुप में रखा। फिर एरनबर्ग आए और इन्होंने 1829 में नेम्ड दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज बैक्टीरिया। तो एरनबर्ग ने इन्हें नाम दिया बैक्टीरिया, नहीं, इससे पहले इन्हें एनिमलक्यूल्स के नाम से जाना जाता था। एंड बैक्टीरिया इज़ अ ग्रीक वर्ड। इसका क्या मतलब है? इस ग्रीक वर्ड का, एक छोटी सी स्टिक यानी दंड जैसा, जैसे आप दंडाणु कहते हैं, तो बैक्टीरिया का बेसिक जो मतलब है वो क्या है? स्मॉल स्टिक। फिर नागेली ने इनको शाइजोमाइसिटीज में रखा। लुई पाश्चर ने बहुत इस पर स्टडी की थी, फर्मेंटेशन जब उन्होंने पढ़ा था, उन्होंने फर्मेंटेशन के जो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, और उन्होंने स्वान नेक फ्लास्क का जो एक्सपेरिमेंट किया उसके द्वारा पाश्चर ने 1864 में स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो एक सिद्धांत था उसको डिसअप्रूव कर दिया पूरी तरीके से, एंड पुट फॉरवर्ड द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ थी उसको लुई पाश्चर ने आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि अपने आप स्वतः जनन नहीं होता किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके लिए कोई ना कोई जर्म चाहिए, या बीमारी जब पैदा होती है तो वो ऐसे ही पैदा नहीं होती, उसके साथ कोई ना कोई जीव एसोसिएटेड, जर्म या कीटाणु एसोसिएटेड होता है, मतलब संबंध रखता है। रॉबर्ट कॉक ने आइसोलेट किए थे काफ़ी सारे बैक्टीरियाज जो कि बीमारी फैलाते थे, लाइक कॉलेरा, TB। उन्होंने इन्हें आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से कल्चर भी किया, संवर्धित भी किया। कोहन नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1872 में फर्स्ट ऑफ ऑल ही रिपोर्टेड सेल वॉल इन बैक्टीरिया। अब यहाँ तक तो चल रहा था कि हाँ जीवाणु हैं, किस प्रकार की एंटिटीज़ वगैरह हैं, मूवमेंट करते हैं, तो रॉबर्ट कॉक ने उन्हें आइसोलेट भी करा। लेकिन जो एक प्रकार का सेल वॉल की जो एक ढूंढा था सेल वॉल को,
बैक्टीरिया में, वो कोन ने किया था। कोन ने स्टडी किया और सबसे पहले उन्होंने बताया कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें कोशिका भित्ति मौजूद होती है। और ये बात जो कोन ने बताई उसके कारण इसको वर्मीज ग्रुप से हटा करके और प्लांट किंगडम में रखा। आप सभी जानते हैं कि जो प्लांट कोशिका होती है या पादप कोशिका और जंतु कोशिका, उनमें बेसिक क्या फ़र्क होता है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है। तो जब बैक्टीरिया में सेल वॉल देख ली गई तो निश्चित रूप से ये तय हो गया कि इसे प्लांट किंगडम में रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बैक्टीरिया को आपने प्लांट किंगडम में क्यों रखा, या आप बॉटनी में क्यों पढ़ रही हैं, जूलॉजी में क्यों नहीं पढ़ रही, तो आपका जवाब होना चाहिए बैक्टीरिया में सेल वॉल मौजूद होती है, इसी कारण हम इसे प्लांट में रखते हैं या प्लांट किंगडम में रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बेसिक प्रश्न है ये, जो आपको याद रखना है। फिर जे.एल. लिस्टर ने 1878 में ही फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड कार्बोलिक एसिड एज एन एंटीसेप्टिक, ये आपको हम बता चुके हैं। उसके बाद वो आ गए के.जी. एबर्थ, उन्होंने डिस्कवर्ड पैथोजन फॉर टाइफॉइड। मैटनिकॉफ ने फैगोसाइटोसिस को बताया था। क्रिश्चियन ग्राम, क्रिश्चियन ग्राम नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग या ग्राम स्टेन को उन्होंने खोज निकाला। आपको हम बताएंगे ग्राम स्टेनिंग भी, ये इस पर क्वेश्चन आता है और प्रैक्टिकल्स में भी आपको ग्राम स्टेनिंग करनी होती है। तो क्रिश्चियन ग्राम नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1884 में इन 1884 ही डिस्कवर्ड अ स्टेन टू स्टेन बैक्टीरिया एंड दैट स्टेन वाज नेम्ड इन ऑनर ऑफ दैट साइंटिस्ट क्रिश्चियन ग्राम स्टेन। हम उस स्टेन को ही ग्राम स्टेन के नाम से जानते हैं और प्रोसीजर को ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। ये एक प्रोसीजर है जो आपको प्रैक्टिकल में भी करना है और इसमें प्रश्न भी आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ ग्राम स्टेनिंग। वो आपको सिर्फ दे देंगे ग्राम स्टेनिंग, अब उस पर आपको सारा लिखना है किसने ये स्टेनिंग प्रोसीजर दिया। इसमें हम क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन, ये सब यूज़ करते हैं। इसका पूरा हम प्रोसीजर आपको बताएंगे। बेजर इंक ने 1888 में राइजोबियम के बारे में बताया कि ये रूट नोड्यूल में मौजूद होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। फिर उसके बाद में ये 1888 की बात थी। 1944 में अवेरी, मैकलियड और मैककार्टी ने ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ा और उन्होंने बताया कि डीएनए की जो इम्पोर्टेंस है जेनेटिक मटेरियल, सबसे पहले उन्होंने ही इसको तय किया, साबित किया कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल होता है ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। लेडरबर्ग और टैटूम ने कॉन्जुगेशन को स्टडी किया था। वो और बाकी जो डिस्कवरीज आगे होती गई आफ्टर ऑनवर्ड्स 1950, वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो था उसकी खोज हो चुकी थी, इसलिए हमारे लिए बहुत आसान हो गया चीज़ों को समझना और देखना। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो भी चित्र खींचे जाते थे या जो देखा जाता था वो बहुत ही हाईली इवॉल्व्ड माइक्रोस्कोप है। उसके आधार पर फिर डिफरेंट स्टडीज़ हुई और पता लगा कि एक्चुअल बैक्टीरियाज में या माइक्रोब्स में क्या मौजूद होता है। तो अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, तो जो बैक्टीरिया का सबसे आसान हम उसकी प्रेजेंस को लेकर के बात करते हैं। सबसे पहले ये कैरेक्टर्स आपको हमने बहुत शॉर्ट में दिए हुए हैं, आप इन्हें देखिएगा, तुरंत आपको याद हो जाएंगे ये। पहली बात, ओमनी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया। ओमनी प्रेजेंट अर्थात सर्वव्यापी। इसका दूसरा टर्म है यूबिक्विटस। किसी बुक में आपको यूबिक्विटस मिल सकता है। देखिए, जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, उसके वितरण की बात करते हैं, तो दो वर्ड हम यूज़ करते हैं। आप ध्यान करिए, आपकी बुक्स में लिखा हुआ होगा, एक तो कॉस्मोपॉलिटन और दूसरा यूबिक्विटस। अगर आप यूबिक्विटस नहीं कहते तो उसका एक पर्याय है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब सब जगह जो उपस्थित हो। तो बैक्टीरिया एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है या ऐसा माइक्रोब है जो कि यूबिक्विटस होता है या ओमनी प्रेजेंट होता है, यानी सर्वव्यापी होता है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है विश्वव्यापी। विश्वव्यापी का मतलब विश्व में मौजूद है, हर एक्सट्रीम में नहीं इस यूनिवर्स के। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट एवरीवेयर, इवन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। आप देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जिसे हम ह्यूमन फ्लोरा या इंटेस्टाइनल फ्लोरा
हमारे माउथ में देखिए बैक्टीरिया मौजूद होता है, वेजाइना में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, जो कि यूज़फुल बैक्टीरिया हैं। आप ध्यान करिए, जब भी आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है साथ में एक स्पोरिक प्रिपरेशन, एक ऐसी दवाई लिखेगा जिसमें स्पोर लास्ट में लगा हुआ होगा। क्योंकि एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक जैसे ही आप लेते हैं तो क्या करेगी वो एंटीबायोटिक, आपके बॉडी के हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने के लिए आपने उसे ली, लेकिन उसे नहीं मालूम वो आपके यूज़फुल बैक्टीरिया को भी मार देगी। तो उस यूज़फुल बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए आपको डॉक्टर्स एंटीबायोटिक के साथ में, जैसे आप कई बार कहते हैं लूज मोशन हो गए हमें लेती, ये मैं आपको एक बहुत ऐसी जनरल बात बता रही हूँ जो कि इससे रिलेटेड है। किस तरह से है वो आपको हमने बताया है कि जो हमारा बॉडी का जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, फ़ायदेमंद होता है। उस फ्लोरा को मेंटेन करने के लिए जैसे ही वो फ्लोरा ख़त्म हो जाता है तो लूज मोशन शुरू हो जाते हैं एंटीबायोटिक लेती। तो आपको साथ में उसकी वो जो स्पोरिक प्रिपरेशन आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं वो ज़रूर लेनी होती है एंटीबायोटिक के साथ, तो उससे लूज मोशंस नहीं होते। अर्थात आपका जो इंटेस्टाइन में जो फ्लोरा, बच्चों फ्लोरा और फौना का आपको हम मतलब बता चुके हैं। फ्लोरा मीन्स रिलेटेड टू प्लांट या पौधे, और बैक्टीरिया जो है वो पादप उसमें आते हैं तो पौधे हो गए। तो हमारा इंटेस्टाइनल फ्लोरा है उसको मेंटेन करते हैं। तो अब आप सोच के देखिए, जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपको हॉट स्प्रिंग्स में भी मिलते हैं जहाँ पर तापमान 90 से अबव होता है। आपको बैक्टीरिया बहुत कोल्ड उसमें भी मिल जाएंगे, एंटार्क्टिक रीजन में भी, आर्कटिक रीजन में भी, आपकी बॉडी में भी आपको मिलेंगे, एनिमल्स की बॉडी में भी मिलेंगे। तो नाउ यू कैन इमेजिन दैट बैक्टीरिया जो उसकी प्रेजेंस है, जीवाणु की प्रेजेंस, इट इज़ ओमनी प्रेजेंट, और दे आर यूबिक्विटस इन नेचर, दे आर यूबिक्विटस इन डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण में वो कैसे हैं? सर्वव्यापी। दूसरा इसका है कि बैक्टीरिया बहुत साधारण होते हैं, दे आर यूनिसेल्यूलर, एक कोशिकीय, एंड प्रोकैरियोटिक। हम ये बात कर चुके हैं प्रोकैरियोटिक। जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का बहुत अच्छा उदाहरण है। साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ये एक प्रकार से प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण होते हैं। प्रो का मतलब प्राइमरी, कैरियोट का मतलब केंद्रक। तो ये किस प्रकार के होंगे जीव? जो कि प्राथमिक प्रकार के केंद्रक को रखते हैं। केंद्रक सुव्यवस्थित नहीं होता, सुगठित नहीं होता। इनमें जो सेल होती है वो एनक्लोज्ड होती है एक रिजिड सेल वॉल के द्वारा, यानी एक बड़ी मजबूत भित्ति होती है बैक्टीरिया के चारों ओर, जो कि किसकी बनी हुई होती है? म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। जो प्लांट्स में एक तरह का सेल्यूलोज होता है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता। इसमें टाइप्स जो होते हैं न्यूट्रिशन के बहुत प्रकार के मिलेंगे। बैक्टीरिया में जो पोषण का काम है वो कई प्रकार से होता है। ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, ये हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं। अर्थात ये अपना भोजन भी बना सकते हैं। अगर ये अपना भोजन बनाते हैं तो इनमें विशेष प्रकार का क्लोरोफिल, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, होता है। अदरवाइज उनमें ट्रू क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। यानी जैसा आप पादपों में देखते हैं क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो इस प्रकार का इसमें बैक्टीरिया में नहीं होता। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, बैक्टीरियो विरिडिन वगैरह इस प्रकार के। और साथ ही ये जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल वगैरह इसके बैक्टीरिया के, वो एक क्लोरोप्लास्ट में मौजूद नहीं होते। वो थाइलेकॉइड्स नाम के जो स्ट्राइप्स होती हैं, एक प्रकार की नलियाँ सी होती हैं, उनमें मौजूद होते हैं। ये इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जैसा कि आपको हमने बताया प्रोकैरियोटिक। तो दे लैक ट्रू न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस को जो कि ट्रू नहीं है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के नाम से। इनमें कोई गुणसूत्र नहीं होते हैं। इसलिए क्यों नहीं होते उसमें गुणसूत्र? क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते मौजूद। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें हिस्टोन नाम के प्रोटीन्स नहीं मौजूद होते, इसी वजह से जो उसके गुणसूत्र होते हैं या उसका जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो कि बिखरी अवस्था में होता है, वो गुणसूत्र की फॉर्म में नहीं आ सकता। गुणसूत्र किस में मौजूद होते हैं? जो कि हिस्टोन प्रोटीन रखते हैं, जैसे यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है उसके चारों ओर ये हिस्टोन प्रोटीन लिपट जाते हैं और उसको एक गुणसूत्र की शक्ल दे देते हैं, जबकि बैक्टीरिया के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाता। 70S राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। देखिए राइबोसोम्स की दो श्रेणी हम बताते हैं। प्रोकैरियोट्स में 70S, एस जो है वो सिडबर्ग यूनिट है या सिडबर्ग कोएफिशिएंट है।
ये एक प्रकार का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। सेडिमेंटेशन का मतलब जमना। एक प्रकार से देखिए, जब भी किसी राइबोसोम को या ये जो एक प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, जब इनको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो किस प्रकार से इसकी यूनिट्स अरेंज होती है उसमें टेस्ट ट्यूब में आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, उसके आधार पर हम इसे तय करते हैं कि ये 70 सिडबर्ग यूनिट का है या 80 एस का है। जैसे किसी में 60-40 हैं, किसी में 50-30 यूनिट्स हैं। तो ये एक प्रकार का साइंटिस्ट के ऑनर में ये एक प्रकार की यूनिट दी गई है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं या प्रैक्टिकल के वाइवा में पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एस। तो ये स्वेडबर्ग नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन ये बताया था कि इसमें कितनी यूनिट्स मौजूद होती हैं, और ये सेडिमेंटेशन के बाद में ही उन्हें मालूम चला था। इसलिए हम इसे 70S के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार के राइबोसोम्स उसके साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया के उसके कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए रहते हैं। जो मीजोसोम्स होते हैं वो भी बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। मीजोसोम्स क्या हैं? एक प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हैं। इनफोल्डिंग का मतलब जब अंदर की तरफ वो मुड़ जाए। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है बैक्टीरिया में, अगर वो अंदर की तरफ मुड़ करके और कुछ प्रकार के इनफोल्डिंग्स बना ले तो उन्हें हम मीजोसोम्स कहते हैं। और इन्हीं पर एक प्रकार से रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर कोई माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह मौजूद नहीं होता बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मौजूद नहीं होता। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब जो डबल मेम्ब्रेन रखते हैं इस प्रकार के, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, इस प्रकार के कोई भी ऑर्गेनिक जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनमें भी मेम्ब्रेन होती है मौजूद, ऐसा कोई भी अंगक मौजूद नहीं होता बैक्टीरिया में। इनमें जो डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जो कि एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। आप देखेंगे इसमें केंद्रक में गुणसूत्र नहीं होते, बिखरी हुई अवस्था में आपको डीएनए मिलेगा। जो इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, वो बाइनरी फिजन के द्वारा दो में बढ़ जाती है कोशिका, एक सिस्ट के द्वारा, गोनीडिया के द्वारा, बडिंग के द्वारा, छोटी छोटी एक के ऊपर एक बड्स बनती चली जाती हैं। ये जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में बताएंगे। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया, मोटाइल स्पोर और एंडोस्पोर्स के द्वारा। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो इसमें होगा, ये एक प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया या जीवाणु। और इस प्रोकैरियोट होने के कारण इसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सही मायने में हम उसे नहीं कह सकते, क्योंकि सेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते इसमें। इसको हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें जो जीन्स होते हैं या जो जेनेटिक पार्ट है, क्रोमेटिन मटेरियल है, उसमें थोड़ा बहुत एक्सचेंज होता है। तो जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसमें पाया जाता है उसको ही हम एक प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं। और कितनी प्रकार का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसमें मौजूद होता है, लाइक कॉन्जुगेशन, संयुग्मन, ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण, ट्रांसडक्शन। और ट्रांसडक्शन दो प्रकार का पढ़ना है आपको, एक जनरलाइज्ड और एक स्पेशलाइज्ड। अब ये तो सारे कैरेक्टर्स हो गए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है डिफाइन द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया, तो आप इन्हें बता सकते हैं। ये आपको बहुत ही शॉर्ट में हमने दिया है। अगर इसकी प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो सबसे पहले कौन ने बता ही दिया था कि उसमें सेल वॉल मौजूद होती है और फिलामेंटस ग्रोथ होती है प्लांट्स की जैसी। इसमें न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी कुछ बैक्टीरिया में जो कि ऑर्गेनिक खाना बना लेता है, किससे? इनऑर्गेनिक चीज़ों से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर से। फूड भी एब्जॉर्ब करते हैं ये सॉल्यूबल फॉर्म में सेल वॉल के द्वारा। जो रिप्रोडक्शन होता है वो इसका स्थैलोफाइटा से मिलता है। और ये हर प्रकार के अमीनो एसिड्स को जो बनाते हैं वो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन से बना सकते हैं। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि इसको प्लांट्स में शामिल करने के लिए आवश्यक हैं। अगर इनकी सिमिलैरिटीज़ को देखें हम, किससे? जो इसकी सिमिलैरिटीज़ हैं बैक्टीरिया के साथ या ब्लू ग्रीन एल्गी के आपस में, वो किस प्रकार से हैं कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी कह रहे हैं हम उसे, तो इनके बीच में हम इनको एक साथ क्या क्या इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं। देखिए, एक तो साइज़ आप देखेंगे कि दोनों का ऑलमोस्ट बराबर बराबर साइज़ होता है। प्रोकैरियोटिक केंद्रक होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में भी और बैक्टीरिया में भी। यूनिसेल्युलर से हो सकते हैं या कॉलोनियल हो सकते हैं। ये केंद्रक इनमें बहुत ही न्यूक्लियोइड प्रकार का केंद्रक मौजूद होता है, कोशिका भित्ति होती है। सेल डिवीज़न जो होता है उसमें दे डू नॉट कंटेन डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स, इनमें कोशिकीय अंगक उस तरह से नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह दोनों में।
न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो बिखरी हुई अवस्था में मिलता है। सेल फॉर्म्स इनकी स्फेरिकल हो सकती है, सिलेंड्रिकल और स्पाइरल हो सकती हैं। बाइनरी फिजन मौजूद होगा। जूस्पोर्स आर नॉट फॉर्म्ड। सम मेंबर्स कैन लिव अप टू डेसिकेशन। इनमें कुछ मेंबर्स बैक्टीरिया के और इसके ब्लू ग्रीन एल्गी के ऐसे होते हैं जो कि एक्सट्रीम मतलब डेसिकेशन यानी सूखा भी बर्दाश्त कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट तक जा सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो इन एब्सेंस ऑफ दैट, अगर इनके पास खाना बनाने की वो नहीं है तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पर भी जी सकते हैं या उन पर एज ए सेप्रोफिटिक दे कैन लिव लाइफ। डिसिमिलैरिटीज़ अगर आप इनके बीच की देखें तो देखिए ये फ्लैजेला नहीं रखते ब्लू ग्रीन एल्गी, जबकि बैक्टीरिया में फ्लैजेला होता है। ऑल ब्लू ग्रीन एल्गी जो होंगी वो एरोबिक होंगी, जबकि बैक्टीरिया एनारोबिक भी हो सकते हैं। और इनमें क्लोरोफिल ए मौजूद होता है जबकि बैक्टीरिया में नहीं होता। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है वो इनमें हाइड्रोजन डोनर की तरह एक्ट करती है, बैक्टीरिया में वाटर नहीं यूज़ करते वो। जबकि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ होती है और प्लांट्स में यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में वाटर यूज़ होता है एज ए हाइड्रोजन डोनर। ये कुछ इस तरह की डिसिमिलैरिटीज़ हैं इसके बीच की। अगर हैबिटेट को हम देखें तो इनकी जो बैक्टीरिया की हैबिटेट आप देखेंगे, हमने कहा ओमनी प्रेजेंट है, ये हर जगह पानी में, बर्फ़ में, गर्म पानी के झरने में, ह्यूमन बॉडी में, सॉइल में, एयर में, एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट। इफ़ वी लुक एट द साइज ऑफ दिस बैक्टीरिया 0.2 to 1.5, मतलब ये डायामीटर वगैरह आप देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है यू बैक्टीरिया, बैसिलस है, बिगेस्ट बेगियोटा है। तो ये बहुत प्रकार के जो हैं ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इनको, छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, क्यों है, क्या उनका साइज़ है। अगर हम इनकी शेप और फॉर्म की बात करें तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो कई प्रकार की शेप्स में पाए जाते हैं। लाइक स्फेरिकल अगर गोल है तो उसे हम कोकस कहते हैं। अगर वो छड़ के आकार का है, रॉड के आकार का है तो उसे हम बैसिलस कहते हैं, दंडाणु। हेलिकल या स्पाइरल है। स्फेरिकल और कोकस की अगर हम बात करें, ये आपको टाइप्स बता दिए हमने, स्फेरिकल, रॉड शेप, हेलिकल और स्पाइरल। अब अगर हम बात करें सिर्फ स्फेरिकल की, तो स्फेरिकल को हम कोकस के नाम से जानते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर बैक्टीरिया की गोल आकृति है तो उसे टेक्निकली हम क्या कहेंगे, उसे हम कोकस के नाम से कहेंगे। तो माइक्रोकोकाई जिसमें कि एक होगा बैक्टीरिया गोल, डिप्लोकोकस जिसमें कि 2 गोल बैक्टीरिया होंगे, टेट्राकोकस जिसमें 4 बैक्टीरिया होंगे गोल, स्ट्रेप्टोकोकाई जिसमें कि चेन की फॉर्म में लगे हुए होंगे गोल गोल बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकाई जिसमें कि जो एक प्रकार से अंगूर की जो एक पूरी अंगूर का बंच होता है जिस तरह से, एक नीचे 2 3 ऊपर उसके, आपको हम नेक्स्ट क्लास में फिर ये अच्छे से बताएंगे डायग्रामेटिकली। तो स्टेफिलोकोकाई में क्या होगा, ग्रेप लाइक उनकी ग्रोथ होगी। सार्सिने क्या होंगे, जिसमें क्यूबॉइड फॉर्म में बैक्टीरिया लगे होंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम जानेंगे इनका पिक्चराइजेशन और बाकी जो रॉड शेप हैं उनके भी टाइप्स को।